नमस्कार दोस्तों। अपन एसएससी जीडी के पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें संविधान चालू किया था। अपन ने संविधान की 2 वीडियो अपन लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। तीसरी वीडियो जो है इसमें संविधान पूरा खत्म हो जाएगा। जो सवाल आए हुए थे एसएससी जीडी में, इसके बाद अपन इतिहास के सवालों पर डिस्कशन करेंगे। तो ये अपन एसएससी जीडी का जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें अपना अगला जो सवाल है वो चालू करते हैं। ये देखो, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसमें किया गया है। ये नॉर्मल सा सवाल है। आप लोग ने पिछली क्लास में मैंने शायद रिवाइज करवाया था आपको कि संविधान के भाग 4A में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है 51A। ये 51A जो अनुच्छेद है इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में थे नहीं, बिल्कुल भी। होते क्या है ये मूल कर्तव्य? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? जनता के देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको अपन मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ये संविधान के भाग 4A में है और अनुच्छेद नंबर 51A में है। ये जो मूल कर्तव्य है मूल संविधान में 0 थे। जो हमारा संविधान, ऐसा एक सवाल भी था एसएससी जीडी में, पुरानी वीडियो को देखिएगा कि मूल संविधान में कौन सी चीजें जो है वो उपस्थित नहीं थी। तो ये मूल कर्तव्य उपस्थित नहीं थे। मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन में जोड़ा गया है और ये 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। तब ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे ये सिफारिश करी थी सरदार स्वर्ण सिंह ने और इनको जोड़ा था इंदिरा गांधी सरकार ने। और इंदिरा गांधी के ऊपर भी प्रश्न बन चुका है कि मूल कर्तव्य जब भारतीय संविधान में जोड़े गए थे तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। अब ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, ये 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अब 11वां जो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था ये आपके लिए सवाल है। ये कमेंट में करिएगा कि 11वां जो मूल कर्तव्य वो कब जोड़ा गया था। ये 11वां मूल कर्तव्य मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो मूल कर्तव्य रहेंगे। दूसरे सवाल पे आते हैं। ये साथ साथ लिखते जाइएगा आप। वापस से सेम, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई है। ये सवाल ज्यादा आता है जिसको कहते हैं संविधान के विदेशी स्रोत। उसी से एक सवाल है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। अब हमें ये तो पता है भाई कि अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं। जैसे मूल अधिकार ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। डीपीएसपी, डीपीएसपी को कहते हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भाग 4 में है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है आयरिश संविधान, तो या तो आयरलैंड लिख के दे देगा वो या आयरिश संविधान लिख के दे देगा, दोनों की बात एक ही है। हाँ, अगर आयरलैंड नहीं आए तो आयरलैंड ने लिए हैं स्पेन से। तो दोनों को आराम से सॉल्व करिएगा। अगर वो पूछता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए तो या तो आपको आयरलैंड या आयरिश संविधान दिख जाएगा। आयरलैंड और आयरिश संविधान नहीं दिखे तो फिर आपको स्पेन ऑप्शन में देगा वो, तो स्पेन लगाइएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है जो ज्यादा पूछी जाती है, वो है अपनी डीपीएसपी के बाद मूल कर्तव्य ये कहाँ से लिए हैं। जो पिछला सवाल था मूल कर्तव्यों का, ये जो मूल कर्तव्य है ये अपन ने लिए हैं रूस से। रूस का पुराना नाम यूएसएसआर है जिसको हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ ले वो कि ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो या तो सोवियत संघ दिखेगा आपको ऑप्शन में या फिर आपको रूस दिखेगा ऑप्शन में। दोनों को लगाइएगा अपने प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये मैं बता चुका हूं। ये सवाल एक बार और रिपीट हुआ है कि चुनाव जो है वो कहां से लिए गए राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट ये तीनों चीजें अमेरिका से ली गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो आयरलैंड से ली गई है। ये आप देखिएगा, मिल जाएगी आप। ये थोड़ी सी चीज है, इससे पर राष्ट्रपति का एक इंट्रो कवर करेंगे थोड़ा सा। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये तो आप कंपटीशन चालू करेंगे तो आपको हर एक व्यक्ति के पास इसका उत्तर मिलेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 3 व्यक्ति हैं। एक तो है राष्ट्रपति, एक है उपराष्ट्रपति और तीसरे हैं राज्यपाल। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी न्यूनतम आयु 35 साल है। ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के चुनाव की न्यूनतम आयु 35 साल है और तीनों का कार्यकाल 5 साल है। इससे सवाल बन जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन है, तो राज्यसभा का चेयरमैन है तो 6 साल तो नहीं है कार्यकाल, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का तो 6 साल होता है ना।
उपराष्ट्रपति जो है उसका मेन काम है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य करना, तो इसका कार्यकाल भी कितने साल है, केवल 5 साल है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की न्यूनतम आयु 35 साल और कार्यकाल 5 साल है। अब राष्ट्रपति से कुछ और सवाल बन जाते हैं, यहां पे लिख लीजिएगा। पहला तो यही बन जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, और राष्ट्रपति की योग्यता आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की योग्यता में न्यूनतम आयु कितनी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो। ये 3 जो है ये राष्ट्रपति की क्या है, योग्यता है। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव पूछता है कि चुनाव की प्रक्रिया कौन सी है। तो आप लोगों ने ज्यादातर ने सुना होगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति है चुनाव प्रक्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम। दो होते हैं भैया ये, एक तो होता है पोस्ट सिस्टम, एक होता है पोल सिस्टम। पोस्ट सिस्टम जो है, जब लोकसभा के चुनाव हो गए, अभी विधानसभा के चुनाव, इन सब में यूज होता है। पोस्ट सिस्टम में क्या होता है और पोल सिस्टम में क्या होता है, ये समझिएगा। जैसे 3 व्यक्ति हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ए, बी और सी। होता क्या है कि इसको 20 वोट मिल गए, इसको 21 मिल गए और इसको 22 वोट मिल गए। तो अपने हिसाब से कौन जीतना चाहिए, 22 वोट। सरपंच के चुनाव में भी यही होता है, विधानसभा के चुनाव में भी यही और लोकसभा के चुनाव में भी यही। मतलब विधायक भी ऐसे ही बनते हैं, सांसद भी ऐसे ही बनते हैं और सरपंच भी ऐसे ही बनते हैं, पार्षद भी ऐसे ही बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि बगल वाले से अपन को 1 वोट ज्यादा मिला, अपन विजेता घोषित हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ तो सरपंच और राष्ट्रपति में कोई अंतर ही नहीं है। तो इसके लिए राष्ट्रपति के चुनाव को थोड़ा सा अलग किया गया है। उसके लिए जो पद्धति अपनाई गई है उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें क्या होता है कि जब तक किसी व्यक्ति को 50% प्लस 1 का कोटा नहीं मिलेगा, फिर से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर वोट 100 है, इनको मिले 20, इनको मिले 21, इनको मिले 20, तो कौन जीता, कोई नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को तीनों में से 51 वोट नहीं मिलेंगे, 51 मतलब 100 का 50% प्लस 1। अगर मैं 100 की जगह 500 उदाहरण ले लूं, तो 500 का पहले आधा करिएगा 250, 250 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितने चाहिए, 251। जब तक तीनों में से किसी एक को 251 या उससे ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, तब तक वो राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता घोषित नहीं होगा। ठीक है, चलो इससे एक सवाल और है। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, मतलब पहली बार में रिजल्ट नहीं आया था, दोबारा ये जनगणना करी गई थी, वापस से मतगणना, उसमें फिर उनका नाम आया था। तो कौन से भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं, ये आप बताइएगा। चलो, अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है। राष्ट्रपति को जब हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया होती है, हटाने की प्रक्रिया को आप महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ऊपर सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर कितने में किया गया है, 61 में किया गया है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो है इसके पास स्पेशल पावर कौन सी है, 2 है। एक तो अध्यादेश वाली है। अध्यादेश में क्या होता है, सुन लीजिएगा। जब भी, अच्छा, कोई कानून कैसे बनता है, पुरानी वीडियो में देखिएगा, अपन ने ऐसे चित्र बनाया था संसद वाला। संसद में 3 चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा कोई बिल पास कर देगी तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा कोई पास कर देगी तो लोकसभा में आएगा। जब तक ये दोनों साइन नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रपति के पास वो नहीं पहुंचता। दोनों ने साइन कर दिए तो राष्ट्रपति के पास आएगा। अभी कानून नहीं बना है, कब तक, जब तक राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर नहीं करे हैं। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों साइन कर देंगे तो कोई भी बिल कानून बन जाता है। लेकिन जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे अभी 2024 में चुनाव है लोकसभा के प्रधानमंत्री वाले, तो लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तब कानून कैसे बने, क्योंकि ये सदन तो है ही नहीं। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी है। राज्यसभा कभी भी पूरी खाली नहीं होती है। क्या है राज्यसभा का सीन, राज्यसभा हर 2 साल में 1/3 आती है और 1/3 रिटायर होती है। कहने का मतलब ऐसे समझिएगा हाल फिलहाल के लिए कि राज्यसभा स्थायी है, ये कभी खाली नहीं होगी। लोकसभा पूरी खाली हो जाती है जब चुनाव होते हैं या सरकार गिर जाती है तो। अब होता क्या है कि अगर लोकसभा नहीं है तो कानून कैसे बनेगा, और देश चलाने के लिए कानून बनाना जरूरी है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जब संसद सत्र नहीं चल रहा है, संसद सत्र का मतलब है लोकसभा पावर में नहीं है, उसके चुनाव चल रहे हैं, तब राष्ट्रपति इमरजेंसी में एक छोटा कानून जारी करता है। उस छोटे कानून का नाम है अध्यादेश या इंग्लिश में ऑर्डिनेंस। इसके द्वारा राष्ट्रपति 6 महीने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन अब 6 महीने से पहले चुनाव हो गए
और प्रधानमंत्री बन के आ गया, तो राज्यसभा के चुनाव तो राज्यसभा ने तो पहले ही साइन कर दिए हैं, राष्ट्रपति के साइन है ही अध्यादेश पे, अब साइन किसके लेने हैं, लोकसभा के। तो जब भी अध्यादेश जारी होता है तो उसके समय सीमा अधिकतम 6 महीने है। अधिकतम 6 महीने का मतलब है इससे पहले भी इसको खत्म कर सकते हैं। जब भी लोकसभा आ गई, मान के चलो ये 6 महीने की जगह 2 महीने में वापस आ गई, तो जब भी लोकसभा आती है तो लोकसभा के आने के बाद 42 दिन के अंदर लोकसभा इसकी जांच करती है। लोकसभा के पास अधिकार है कि 42 दिन में जांच करना है अध्यादेश की। अगर अध्यादेश सही है तो लोकसभा साइन कर देगी, और लोकसभा ने साइन कर दिए तो ये अध्यादेश परमानेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया कानून परमानेंट करने के लिए तीन के साइन जरूरी है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यसभा ने पहले ही कर दिए हैं, बचा कौन था? लोकसभा। अगर लोकसभा 42 दिन के अंदर साइन कर देगी तो अध्यादेश को मंजूरी मिलेगी, तो अध्यादेश परमानेंट हो गया। अगर लोकसभा ने साइन नहीं किए, 42 दिन को अपन क्या लिखते हैं, 6 हफ्ते भी लिखते हैं, तो 6 हफ्ते के अंदर अगर लोकसभा साइन नहीं कर देती या मना कर देती है तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है समय से पहले। मतलब 6 महीने से पहले भी अध्यादेश को खत्म किया जा सकता है, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिए। राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति है जो फांसी की सजा को माफ कर सकता है, और इसके लिए अनुच्छेद नंबर 72 है। तो राष्ट्रपति फांसी की सजा को कौन से अनुच्छेद में माफ करता है? 72 में। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा भी करता है, अगर आपको पता हो तो। इसके ऊपर ये सवाल भी आया है 11 जनवरी 2023 को। आपातकाल क्या होते हैं पहले वो समझिएगा। ये जर्मनी से लिया गया है आपातकाल का ये सब क्राइटेरिया। ये आपातकाल 3 प्रकार के हैं जिनको इमरजेंसी कहते हैं अपन। देखिए, सबसे पहला है जिसको अपन कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ये नाम पूछ लेता है कभी कभी, निम्न में से कौन आपातकाल नहीं है या कौन सा आपातकाल नहीं है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके लिए 352 है अनुच्छेद, 4 जोड़ देंगे 356 है अनुच्छेद, फिर 4 जोड़ देंगे 360 है। तो ये तीनों के अनुच्छेद हैं, आप एक का याद कर लीजिएगा, 352, 4 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे उत्तर आ जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है भैया? जब कभी युद्ध वगैरह हो जाए, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पर लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। एक बार लगेगा, ये पूरे देश में लगाया जाएगा। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है ये किसी राज्य में लगता है, पूरे देश में नहीं। किसमें लगता है? राज्य में। और राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाएंगे, ये याद रखिएगा। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ये किसी राज्य में लगेगा। सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा है ये आप बताइएगा मेरे को, नहीं तो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। वित्तीय आपातकाल, मध्य प्रदेश में ये वाला 3 बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि अगर देश में आर्थिक स्थिति खतरे में है, पैसे वगैरह खत्म हो गए एक तरह से, तो ये आपातकाल लगेगा। इस वाले आपातकाल में क्या होता है, इस आपातकाल में राष्ट्रपति के अलावा सभी अधिकारियों की सैलरी काट ली जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, कलेक्टर हो, जितने भी अधिकारी हैं उन सबकी सैलरी कट हो जाती है। लेकिन ये आपातकाल अभी तक भारत में लगा नहीं है। अगर ये लगा तो ये अनंत समय तक लगा रहेगा, मतलब कोई समय सीमा नहीं है जब तक स्थिति ठीक ना हो। लेकिन ये अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, तो अपन बता नहीं सकते कि सैलरी कितनी कटेगी। आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है तो हो सके 80%, 75%, 60% सैलरी कट जाए। आर्थिक स्थिति कम खराब है तो 15-20%, वो डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से कि कितनी सैलरी काटी जानी है। लेकिन अभी तक ऐसी मुद्दा या ऐसी बात बनी नहीं है कि सैलरी काटनी पड़े। चल, अच्छा, इसका उत्तर कौन सा है ये तो बताना नहीं है ना। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से अनुच्छेद में कौन से आपातकाल का उल्लेख है ये लिख लीजिएगा। ये भी आपको पता ही है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग या इम्पीचमेंट कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। और ये महाभियोग या इम्पीचमेंट अनुच्छेद नंबर 61 में है, ये याद रखिए। अच्छा, महाभियोग की बात हो ही गई है तो इसके बारे में 2-3 चीजें और जान लीजिएगा। ये महाभियोग जो है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, इसका मतलब जब भी किसी व्यक्ति, ये मान लीजिएगा राष्ट्रपति हैं वर्तमान, अब इन राष्ट्रपतियों ने कोई साइन नहीं किया, संविधान का उल्लंघन किया है। कारण बताया गया, महाभियोग कब लाया जाता है? जब राष्ट्रपति ने संविधान का क्या किया हो? उल्लंघन किया। उल्लंघन का मतलब है साइन वगैरह नहीं किए हो या कोई समस्या आई हो। जब भी इन पर महाभियोग लगना है तो महाभियोग लगाने से पहले
राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। फिर से कह रहा मैं, महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो प्रस्ताव राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी महाभियोग लाना है तो महाभियोग लाने के लिए उस सदन के 25% लोगों की सहमति जरूरी है। 1/4 लोग बोलेंगे लिखित रूप में कि हाँ महाभियोग लाना चाहिए तो ही महाभियोग प्रस्ताव आएगा। महाभियोग जो प्रस्ताव है, ये अगला पॉइंट है, ये किसी भी सदन में आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि महाभियोग प्रस्ताव को लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में? कोई नहीं, दोनों में। लोकसभा में भी लाया जा सकता है इसको और राज्यसभा में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो महाभियोग को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये अगला पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट, जब भी महाभियोग आएगा, चाहे वो लोकसभा में आए, किसी भी सदन का मतलब या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में। लोकसभा में आएगा तो इसको 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। 2/3 का मतलब आपने मैथ पढ़ी ही है, लगभग 66% लोग चाहिए। और राज्यसभा में आ गया तब भी 2/3 से पास होना जरूरी है। इसने पास कर दिया 2/3 से तो इसमें आएगा, इसने पास कर दिया तो इसमें आएगा। लेकिन अगर इनने पास कर दिया, इनने नहीं किया, तो महाभियोग फेल हो गया। महाभियोग पास होने के लिए दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है। अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद मुक्त हो जाते हैं। अब उनकी जगह उपराष्ट्रपति काम करेंगे और नए राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। चुनाव वाली चीजें अपन देख चुके हैं। चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। ठीक है। महाभियोग जो प्रस्ताव है, इसके द्वारा अभी तक भारत में किसी भी व्यक्ति को नहीं हटाया गया है या किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया, ये याद रखिएगा। तो किस व्यक्ति के विरोध में महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ है राष्ट्रपति के में? तो किसी के में भी। अब देखिएगा, ये जो महाभियोग प्रस्ताव है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 61 में किया गया है। ये सब चीजें आप याद रखिएगा, समस्या नहीं आएगी आगे। ये नॉर्मल सी कहानी है। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई व्यक्ति भारत में एक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, जैसे महान्यायवादी, जैसे सीएजी जो भ्रष्टाचार की जांच करता है, ये सब व्यक्ति भारत में एक हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। जैसे सेम इसमें पूछा है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त एक होता है, उसकी सहायता करने वाले 2 होते हैं। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? ये करेंगे कौन? राष्ट्रपति। और ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 में है। आपसे पूछ सकता है। ये थोड़ा सा कठिन सा सवाल लगेगा आपको, जो जीडी वाले हैं, जीडी में पेपर देने गए होंगे, अगर ये सवाल बड़े से आते हैं ऑप्शन लगभग तो छोड़ देते हैं लगभग, है ना, बच्चे इसको करते नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा, खासकर अगर वो संविधान का, इतिहास का या जियोग्राफी का या जीके का सवाल है, तो अगर ऑप्शन लंबे कर रहा है तो उसमें उसका हिंट भी दे के रखा होगा उसने, है ना। अगर आपको सही उत्तर नहीं पता है तो कोई दिक्कत ना है, आप गलत उत्तर छांटिएगा उसमें कि ऑप्शन ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। 3 गलत छांट लिए तो चौथा बचा हुआ अपने आप उत्तर माना जाएगा। ऐसे सवाल डाले हैं इसमें, आए भी हैं। देखो, राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो नहीं पूछ रहा है। अब राज्यपाल के बारे में क्या सही है वो तो पता होगा हमें। राज्यपाल राज्य का राजा है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, 35 साल की आयु है न्यूनतम, 5 साल का जो है उसका कार्यकाल है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये सारी चीज हमें पहले से पता है, राज्य सरकार अगर हमने पढ़ी है तो। अब इसमें वो पूछ क्या रहा है वो देख सकते हैं अपन। पहला है, वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सीधी सी बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो काम राष्ट्रपति केंद्र में करता है वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये बात सही है। और वो हमसे कौन सी जानना चाह रहा है? गलत जानना चाह रहा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि तो सही है। ये देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? ये भी सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है और यहां वो लिख देता केंद्र, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये भी बात सही है। ये देखिएगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी कर रहा है तो राज्यपाल भी करेगा। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 123 अनुच्छेद में करता है, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद नंबर 213 में करता है। सेम कहानी, राष्ट्रपति का अध्यादेश पूरे भारत में लागू रहता है और राज्यपाल का अध्यादेश राज्य में लागू होता है ना। आगे, वो किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। बस ये गलत हो गई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। फांसी की सजा माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, किसी और को नहीं। तो ये उत्तर हमारा सही होगा, क्योंकि उसने जानना चाहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है।
अच्छा, राज्यपाल की बात हो रही है तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, ये आप बताइएगा मेरे को। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को के नाम से जाना जाना अभिव्यक्त किया जाएगा, कुछ ना है भैया। कार्यकारी कार्य जो है ये राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, तो ये इसके बारे में पूछ रहा है कि किसी ये उत्तर तो दे ही दिया है उनने। ये लो, राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। ये यहाँ पे राज्यपाल होना नहीं चाहिए था, सीधा ये सवाल देना चाहिए था कि किसी राज्य के कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाता है। ऐसी सेम राष्ट्रपति के ऊपर सवाल बन सकता है कि किसी देश के या केंद्र में किसके नाम से कार्य किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऐसे ही राज्य में किसके नाम से किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम से। ये नहीं होना चाहिए। चलो, सेम राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है, तो अपन पढ़ चुके हैं। अगला, ये भी सेम, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ये अभी जीडी ने पूछा था। वही उसी पेपर में जीडी ने उसी साल ये 30 जनवरी को सेम पूछ लिया है कि किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। देखो सवाल वही है, बस उनके शब्दों को घुमाया जा रहा है कि कौन नियुक्ति कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो तसल्ली से पढ़िएगा, सवाल गलत नहीं होंगे। ये देखिएगा, अभी अपन ने आपातकाल पढ़ा था, तो आपातकाल 3 है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य वाला आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राज्य वाला जो आपातकाल है जिसको अपन क्या कह रहे थे, राष्ट्रपति शासन, दूसरे नंबर का जो बीच में था 356 अनुच्छेद। अब उसी में ये देखिएगा, ये अपन ने नहीं बात करी थी कि अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा किसी राज्य में तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाते हैं। अब उसने वही पूछा है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। भैया लगाने की जो है अनुशंसा पूछ रहा है, तो भैया किसके पास है, राज्यपाल के पास। लगाता कौन है पूछ ले तो राष्ट्रपति लगाता है। अनुच्छेद पूछ ले तो हमें तो वो भी पता है कि अनुच्छेद नंबर पूछेगा तो अनुच्छेद 356 लगेगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है। भैया राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति ये सब समझने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, ये सबको पता है ज्यादातर। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई भी विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसकी सहमति ना हो। ये लो, ये सवाल आपको पढ़ने में भले ही कठिन लगे लेकिन है ही नहीं। मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। एक चित्र सा बनाते आए हैं अपन शुरुआत से ही, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा पास कर दी तो राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा में आ गया तो लोकसभा के पास जाएगा। जब तक दोनों साइन नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचेगा। अगर ये राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो कानून नहीं बना है, जब तक इसने क्या नहीं किए हैं, हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो किसकी अनुमति के बिना कानून नहीं बनेगा, सिंपल सी कहानी है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। ये 1 फरवरी को आया है 23 में। अगला, ये भी आपको पता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, तीनों की न्यूनतम आयु 35 साल है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मुख्यमंत्री पूछ ले तो 3 व्यक्ति और ले लीजिएगा। लोकसभा, लोकसभा के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री आते हैं तो इनकी आयु भी 25 हो गई। विधानसभा ले लीजिएगा, विधानसभा के अंतर्गत कौन आते हैं, मुख्यमंत्री, तो इनकी आयु भी कितने साल है, 25 साल। या तो विधानसभा के सदस्य पूछ ले या मुख्यमंत्री की आयु पूछ ले, बात एक ही है। अगला, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये मैंने आपको बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया, अमेरिका से, तो वहां की स्वतंत्रता भी ली गई होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी। ये अच्छा, इससे थोड़ा सा एक आइडिया लगाइएगा। ये सवाल लगभग 120 के आसपास सवाल सॉल्व कर रहे हैं अपन तीनों वीडियो में, इतने ही आए हैं। तो ये जो सवाल है इनमें विदेशी स्रोत जो है संविधान के, हर एक शिफ्ट में या एक दिन में 3 शिफ्ट हुई है तो उनमें एक ना एक में आया है। दूसरा, कौन किसकी नियुक्ति कर रहा है वो, और अनुच्छेद, ये 3 टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है। और 3 के अलावा 2 टॉपिक और, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये बहुत ज्यादा आए हैं।
तो लगभग 5 टॉपिक आप संविधान के पढ़ते हैं तो 80% सवाल आपके जीडी में, एसएससी जीडी में बन जाते हैं। चलो, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये आपको वैसे ही पता होगा कि संघवाद कहां से लिया गया है, कनाडा से। सेम वही है, संविधान के विदेशी स्रोत आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा विदेशी स्रोत, नहीं तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, विदेशी स्रोत की स्लाइड बनी हुई है, या मैं इस वीडियो के बाद एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। संविधान के हैं किस देश से हमने क्या लिया है। अपन ने लगभग 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया है, जिसमें से 7 से 8 ऐसे देश हैं जिनसे अपन ने ज्यादा या इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं, तो वो पेपर में आती है, उनसे बाहर नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिएगा। तो एक कनाडाई मॉडल रहेगा जिससे संघवाद लिया है। ये संघवाद या फेडरल होता क्या है, जब आप विदेशी स्रोत पढ़ेंगे तब समझा दूंगा। हाल फिलहाल की उत्तर रहेगा ए। ये पॉलिटी का सवाल मान सकते हैं आप, नहीं तो इतिहास का मान सकते हैं। इसमें क्या था कि एक आर्म्स एक्ट लाया गया था 1878 में, और ये लाए कौन थे इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। एक अंग्रेज का नाम है लॉर्ड लिटन, अगर आपने सुना हो तो। ये आर्म्स एक्ट लेके आए थे, इसके द्वारा भारतीय व्यक्तियों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये थोड़ा चर्चा में रहता है, ये पूछ लिया उनने। वैसे ये इतिहास में डाला हुआ है सवाल, अपन वहां थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। हाल फिलहाल के लिए 1878 जो है ये उत्तर रहेगा इसका, ऑप्शन सी। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों, ये देखो ये पागल बनाने वाली कहानी है। अप्रैल 2021 बोले या आज बोले वो कि नवंबर 2023 में कितनी विधानसभा है, विधान परिषद है, वगैरह वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए, इसके लिए एक चित्र सा बनाते हैं, सेम वही चित्र, त्रिभुज वाला काम आ रहा है अपने। अपन संसद का चित्र बनाते आए हैं, अभी चित्र बना लीजिएगा राज्य विधानमंडल का, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। राज्य विधानमंडल में इस साइड होती है विधानसभा, वही सेम लोकसभा वाली कहानी, 5 साल कार्यकाल, 25 साल की न्यूनतम आयु, वो यहाँ फिट होगी। यहाँ होती है विधान परिषद, जो राज्यसभा में पढ़ा था अपन ने वही सेम यहाँ पढ़ेंगे अपन विधान परिषद में। क्या 30 साल आयु, 6 साल कार्यकाल, वगैरह वगैरह। जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं उन्हें कहते हैं द्विसदनीय राज्य। क्या से राज्य, द्विसदनीय, द्विसदनीय या इंग्लिश में बाई कैमरल स्टेट। और जिनमें नहीं होती उन्हें कहते हैं एक सदनी, जैसे मध्य प्रदेश में एक सदनी है, यूपी में द्विसदनीय है। तो पहले 7 राज्यों में द्विसदनीय थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हट गया है, तो कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है। कौन कौन से 6 राज्य पढ़ के रखिएगा, पेपर में पूछ लेगा निम्न में से किसमें नहीं है, ऐसे करके। राज्य विधायिका के उच्च सदन को, ये सेम कहानी, आप आ जाइए इस पे। ये मैंने आपको अभी बताया था, राज्य सरकार जो राज्यसभा में पढ़ा था वो यहाँ फिट कर देंगे विधान परिषद में। ये थोड़ा सा और देख लीजिएगा एक बार, ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है, और यहाँ पे रहते हैं राज्यपाल। ये राज्य सरकार जो है उसका चित्र है। और यहाँ अपन पढ़ते हैं केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति में पढ़ते हैं वो सेम राज्यपाल में चिपका दो, कार्यकाल 5 साल, न्यूनतम आयु 35 साल, वगैरह वगैरह। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। 5 साल जो है इसके कार्यकाल है, और 25 साल जो है इसकी न्यूनतम आयु है। सेम चिपका दीजिएगा विधानसभा में, जनता का सदन कहते हैं, 5 साल कार्यकाल है, 25 साल की न्यूनतम आयु, वगैरह वगैरह। इसको उच्च सदन कहते हैं, 6 साल जो है कार्यकाल है, 30 साल की न्यूनतम आयु है। जो राज्यसभा में पढ़ते हैं अपन, सेम मैंने पढ़ा दिया है, ये परिषद में चिपका दीजिएगा, सेम टू सेम कहानी है। तो इसका उत्तर आप पे मिल जाएगा। अभी क्या पूछा है सवाल में, राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है। उच्च सदन जो है विधान परिषद कहलाती है, निम्न सदन विधानसभा कहलाती है। अगर बात राज्य की हो रही है, तो केंद्र की बात होगी तो केंद्र में लोकसभा को कहेंगे निम्न सदन, और राज्यसभा को कहेंगे उच्च सदन। निम्न और उच्च क्यों कहते हैं भैया, कार्यकाल, और उसके बाद न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु किसकी कितनी है, लोकसभा की 25 है, और उसकी कितनी है, 30 साल। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में, ये कम लोगों को समझ में आएगा, सुनिएगा ध्यान से, समाज के किस रूप को स्वीकार किया है। अब आपको नहीं भी पता है तो उसने हिंट दे दिया सवाल में। समाज है तो समाजवादी लगेगा, अरे समाजवादी, पूंजीवादी, इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, इकोनॉमी की स्लाइड अपन जब सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे। हाल फिलहाल के लिए उसने हिंट दे दी, अगर आप जीडी का पेपर दे रहे हैं तो समाजवादी, ये इकोनॉमी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसमें इकोनॉमी के सवाल ज्यादा आए हैं,
मैं इसके जब पेपर सॉल्व करवाऊंगा इकोनॉमी वाले तब और अच्छे से पढ़ेंगे अपन। हाल फिलहाल के लिए इतना तो जरूर देख लीजिएगा कि ये जो समाजवादी, अगर वो समाज दे ही रहा है प्रश्न में, तो समाजवादी लगा के आगे बढ़ जाओ। पूंजीवादी क्या होती है कि अमेरिका वगैरह में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार बताए जाते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था बताई गई है, ऐसे कुछ करके आपने सवाल सुने होंगे। नहीं सुने तो कोई दिक्कत ना है, जब अपन अर्थव्यवस्था के सवाल लगाएंगे तब सुन लेंगे, ठीक है। ये आ जाओ। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन एक चीज अपन को पता है। वो क्या? कि अगर कोई चीज भारत में 1 है तो भाग 5 लगेगा। अगर कोई चीज भारत में कितनी है? 1, तो भाग कितना लगेगा? 5। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली उसने, राष्ट्रपति की बात कर ली, उपराष्ट्रपति की बात कर ली, ये सब कुछ कौन से भाग में लगेगा? 1 में। अगर उसने बात कर ली मुख्यमंत्री की, 1 से ज्यादा होते हैं, जितने राज्य उतने मुख्यमंत्री। इसके बाद राज्यपाल, ये 1 से ज्यादा है। हाईकोर्ट 1 से ज्यादा है। तो अगर कोई चीज 1 से ज्यादा है तो भाग लग जाएगा 6, ये याद कर लीजिएगा। हाईकोर्ट का भी भाग 6 में है, उसके बाद राज्यपाल भी भाग 6 में, मुख्यमंत्री भी भाग 6 में, और अगर एक चीज होगी तो कितने में लगेगा? 5 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है तो भाग 5, अगर इसमें हाईकोर्ट की बात करता हो तो भाग कौन सा लग जाता? 6। ये आप लोग को पहले से पता है कि पंचायतें किसमें है। नगर पालिका और पंचायतें दोनों बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में, रिवीजन करिएगा, है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा। जिसने वीडियो नहीं देखी उसको देख लीजिएगा। मैंने उसमें अनुसूची भी बताई है आपको। अनुसूची में ये भी बताया था कि कौन सी अनुसूची में कितने विषय हैं, ये सब। तो जब अपन क्लास चालू करेंगे, पॉलिटी के लेक्चर भी चालू होंगे, अब पूरी संविधान के लेक्चर आपको मिलेंगे उसमें। अभी ये बस सवाल लगा रहे हैं। ये सेम मैंने आपको बताया था कि किस राज्य में 2 सदनीय विधायिका है, ऐसा पूछा जाएगा तो आप याद कर लीजिएगा। अभी अभी बोला था, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में नहीं है, किसमें है? कर्नाटक में। अब ये तो आपको पता नहीं है, तो गूगल खोलो, गूगल खोल के सीधा देख लो भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। केवल 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन कौन से? यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है। ये लिख लीजिएगा, कॉपी में काम आएंगे। चलो, विधान परिषद के सदस्य की अवधि, ये आपको पता है भैया। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल है और उसकी न्यूनतम आयु 30 साल है, जो केवल राज्यसभा का होता है। सेम टू सेम चिपकाना है, बताया था। तो उसने अवधि पूछी है, मतलब कार्यकाल कितने साल लगा देंगे? 6। अगर ये विधान परिषद ना पूछता, ये नहीं पूछता, वो विधानसभा लिख के दे देता, सभा लिख के देता, तो क्या कर देते अपन? तो अपन 5 साल लगा देते, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये सवाल आप थोड़ा सा पढ़िएगा। देख, अपन वही चित्र पे फिर से आइए। इधर लोकसभा होती है, इधर राज्यसभा होती है, यहाँ राष्ट्रपति है। लोकसभा हमें पता है वर्तमान में 543 लोग हैं, 543, जिनको अपन सांसद कहते हैं, ठीक है। इन सांसदों में से 15% लोग मंत्री बनते हैं और मंत्रियों की बैठक कहलाती है मंत्री परिषद। तो लोकसभा का कितना प्रतिशत मंत्री परिषद होती है? तो लोकसभा का केवल 15% ही मंत्री परिषद होती है। 15% न्यूनतम नहीं, अधिकतम 15%। 14 कर लो, 13 कर लो, 12 कर लो, 16 या 18% नहीं होगा, ठीक है। अब ये मंत्री परिषद जो है, इससे एक सवाल बन जाता है, आप खुद ही देखिएगा। क्या हर सांसद मंत्री है? हर सांसद मंत्री है? नहीं है। अगर हर सांसद मंत्री होता तो सांसद 543 है और मंत्री भी कितने होते? 543 नहीं। लेकिन हर मंत्री क्या है? सांसद है। तो एक कोटेशन बन जाती है, हर सांसद मंत्री नहीं होता, लेकिन हर मंत्री क्या होता है? सांसद होता है। ये बात समझ गए? जैसे हर स्टूडेंट सरकारी नौकर नहीं बनता, लेकिन हर सरकारी नौकर पहले स्टूडेंट रहा होता है। क्लियर है? चलो, अब ये जो मंत्री परिषद की कहानी आपने पढ़ी है, कौन से सदन में पढ़ी है? लोकसभा में कि राज्यसभा में? लोकसभा में। तो बनी लोकसभा से है तो उत्तरदायी किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति। बात समझ गए? तो ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बस कुछ और सवाल बचे हैं। भारतीय संविधान में 101 संविधान संशोधन आप सबको पता है। एक देश एक कर, जीएसटी वाली कहानी है ये। तो जीएसटी जो है ये अपन डिटेल में लेंगे अपन अर्थव्यवस्था वाले लेक्चर में, उसी का सवाल है ये पॉलिटी में संशोधन है इसलिए डाल दिया गया है। संशोधन क्या होता है मैं बता चुका हूं। संविधान में से कोई पुरानी चीज हटा रहे हैं या नई चीज जोड़ रहे हैं, इन दोनों को ही कहते हैं संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन अनुच्छेद नंबर 368 में है। संविधान संशोधन कहाँ है?
68 में। और ये संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? कहां से लिया अपन ने संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका से। ये भी सबको पता होता है, जब संविधान आप चालू करेंगे तो आपको बता दिया जाता है एसएडी। ये सैड नहीं है। एस का मतलब है समाजवादी, ए का मतलब अखंडता, डी का मतलब या तो धर्मनिरपेक्ष दे देगा वो, या धर्म के अंतर्गत ही आते हैं पंथ, तो पंथ निरपेक्ष दे देगा। जो 42वां संशोधन है, उस संशोधन में 1976 में इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में, संविधान में प्रस्तावना जो होती है, इस प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा। और ये जो प्रस्तावना है ये किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू की देन है। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव दिया था, ये याद है कि नहीं? नहीं याद है तो याद करिएगा अच्छे से। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आगे चलकर क्या बनाया? संविधान की प्रस्तावना, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, फिर डैश करके ये सारी कहानी। ये कौन से संशोधन में? 42वें। कब जोड़ी गई? 76। क्या जोड़ा गया? प्रस्तावना नहीं जोड़ेगी, प्रस्तावना तो संविधान बनाता तब है। ये 3 शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़े हैं, उनकी कहानी है ये एसएडी ये वाली। तो उसने पूछा है पंथ निरपेक्ष, कल को वो बदल दे सवाल, वो पूछ ले अखंडता कब जोड़ी गई, तो भी ये आ जाएगा। फिर वो पूछ ले कि समाजवादी जो है ये कब जोड़ा गया, तब भी आ जाएगा भैया। कब? 1976। या संशोधन पूछ ले तो 42, या एक नया पैटर्न सवाल का, निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन में नहीं जोड़ा गया, या निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो 3 तो हमें पता है, समाजवादी, अखंडता, पंथ या धर्मनिरपेक्षता। इन तीनों के अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिएगा। चलो आगे, बस खत्म होने वाला, 2-1 सवाल और बचे। भारत सरकार ने कौन से वर्ष में एक अधिनियम पारित करके जम्मू कश्मीर, ये सबको पता है भैया कि 2019 में क्या किया था, जम्मू कश्मीर जो है उसमें यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया है, राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है। ये अनुच्छेद 35 से 370 धारा वगैरह ये सबको पता था, बहुत ज्यादा चली थी। तो हाल फिलहाल के लिए उत्तर लगा दीजिएगा 2019। किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल की जो है, राज्यपाल नियुक्ति करेगा, और सिफारिश या सलाह किससे ली जाती है? मुख्यमंत्री से। ये बात हो रही है सर राज्य की। अगर ये केंद्र की बात होती तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति। सलाह किससे ली जाती? प्रधानमंत्री से। ऐसे ही राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करेगा मंत्रियों की, लेकिन सिफारिश किससे ली जाएगी? मुख्यमंत्रियों की। अगर आपको नहीं पता हो तो ऐसा एक अनुच्छेद है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऐसे ही राष्ट्रपति में एक अनुच्छेद है, वो दोनों आपको पढ़ के रखना है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, या सीधा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये अगर नहीं पता हो तो अनुच्छेद 74-75 ये पढ़िएगा, आ जाएगा। सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में अपनाया गया है? ये आप पहली वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगी, वेस्ट मिनिस्टर रूप। ये जो प्रधानमंत्री वाली सरकार है या संसदीय शासन वाली सरकार है ये है। और ये कहां से लिया गया है ये वाला? ये अगर आपसे पूछ ले तो कहां से लिया? ये ब्रिटेन से लिया है। ये मैंने इसके ऊपर बात कर रखी है पहली वीडियो में, देख लीजिएगा। अगला, पहली निर्वाचित संसद निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? भैया जब चुनाव होंगे तभी तो अस्तित्व में आएगी निर्वाचित संसद। जब चुनाव हुए थे 1952 में, 51-52 में चुनाव होते हैं, तो इसका उत्तर भी कौन सा लग जाएगा? सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय। अच्छा, ये जब उच्चतम न्यायालय लिखा है शब्द, इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए जारी किया जाता है? आप लोग को नहीं सुना है तो ऐसे सुनो। एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ले लेते हैं, ये बड़ा है, ये हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट भी क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट क्या होती है? मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो लिखित आदेश जारी किए जाते हैं उनको रिट कहते हैं। हाईकोर्ट जो रिट जारी करेगा वो अनुच्छेद है 226। कौन से अनुच्छेद में? 226 में। और सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो अनुच्छेद लगता है 32। अब यहां से एक सवाल और है, अंबेडकर के अनुसार
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये सवाल पिछली क्लास में हो चुका है वैसे तो, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर वो पूछ ले संविधान की आत्मा कौन है तो है प्रस्तावना। अंबेडकर ने किसको माना है तो फिर उत्तर लगेगा अनुच्छेद नंबर 32। ये फिर से वही सेम कहानी भैया, सरदार स्वर्ण सिंह मिल जाए, कहीं मूल कर्तव्य मिल जाए, इंदिरा गांधी मिल जाए, 42वां संशोधन 1976, ये सब जुड़े हुए हैं एक से। आपने अगर वो थोड़ा सा पढ़ लिया था बेसिक जो मैंने बताया था, आपको गलत नहीं होगा। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके में किया गया था? इंदिरा गांधी में। इसमें हुआ क्या था? मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10। अब कितने हैं? 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन 2002 में। कौन सा है 11वां? माता पिता का कर्तव्य बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, ये सुनिश्चित करें बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सब। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। ये सवाल बड़ा लग रहा है आप है, लेकिन आप याद रखिएगा नॉर्मल सी कहानी है। उसने पूछा है कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद, वही सेम चित्र ये वाला, इस साइड विधानसभा। विधानसभा में न्यूनतम आया कितने सदस्य हो सकते हैं? न्यूनतम सीटें 60। अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है विधानसभा में? ये विधानसभा है 500। विधान परिषद में न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? 40 न्यूनतम। अधिकतम कितनी होंगी? 1/3 ऑफ विधानसभा। कार्यकाल कितना है इसका? 6 साल। न्यूनतम आयु कितनी है? 30 साल। लो बन गए सारे सवाल। ये देखिएगा, इसमें पूछा है कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम जो है 1/3 जो है वो हो सकती है विधानसभा का। न्यूनतम कितनी होती है? 40 से कम नहीं होनी चाहिए बस। लेकिन कुछ राज्यों में 40 से कम है, ये पढ़ के देखिए, जिसमें सिक्किम का नाम भी आता है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का उपयोग किया गया है? ये थोड़ा सा आप पढ़िएगा। ये नेहरू जो है उनका ये नाम आता है इसमें कि लघु संविधान जो है वो क्या है। आप लोग ऐसे देखना कि 42वां जो संविधान संशोधन है, उस 42वें संविधान संशोधन में बहुत ज्यादा चीजें जोड़ी गई थी। प्रस्तावना में 3 चीजें, मूल कर्तव्य वगैरह। इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, ऐसी कुछ कहानी थी। तो मतलब 42वां संविधान संशोधन अभी तक के संशोधनों में बड़ा माना जाता है, इसलिए उसको लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। एक एक्ट को भी लघु संविधान कहते हैं, 1935 के अधिनियम को, ये पढ़िएगा, इसमें नेहरू का नाम है। निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया? याद रखिएगा, हमें नहीं पता, हम ऑप्शन ही नहीं देख रहे। हमें बस इतना पता है कि 42वां जो संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ, और इसमें प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने 3 नए शब्द जोड़े। 3 नए शब्द में क्या था? अखंडता था, दूसरा क्या था? समाजवादी था, और तीसरा था या तो वो पंथ निरपेक्ष बोल देगा या धर्म निरपेक्ष बोल देगा। देख लो तीनों में से क्या है, ये मिल गया। बाकी इसके अलावा और भी मिल सकते हैं, ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं इस साल, है ना। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा नया भाग, फिर से वही सेम कहानी, आप पता है भाग 4A, और अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद नंबर 51A ये जोड़ा गया था। इसी में तो आपके मूल कर्तव्य हैं। 73-74 संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय सरकार है? आप सबको पता है 3 स्तरीय। गांधी जी चिल्ला चिल्ला के मर गए इसी चक्कर में। कितने स्तरीय बननी चाहिए? 3 स्तरीय सरकार होनी चाहिए। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, लोकल गवर्नमेंट, इसमें सरपंच वगैरह स्थानीय सरकार का नाम आता है। तो उत्तर लग जाएगा 3। ये वीडियो खत्म, स्लाइड खत्म हो गई आपकी। मतलब संविधान के जो सवाल आए थे 120 के आसपास, वो सारे सवाल अपने सॉल्व कर लिए हैं, और अपन जो अगली वीडियो होगी उसमें अपन इतिहास के सवाल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।